वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 18 सितंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। आज का हमारा पहला आर्टिकल है गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में। तो अभी हाल ही में भारत दक्षिण अफ्रीका से चीतों की एक नई खेप आयात करने और उन्हें मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य के में लाने की तैयारी कर रहा है, इसीलिए ये अभ्यारण्य चर्चा में आया है। तो आइए इसकी एक बार लोकेशन देख लेते हैं। तो ये है पूरा मध्य प्रदेश का मैप और ये है गांधी सागर वेटलैंड। ये आप लोकेशन है, ये राजस्थान है, इधर गुजरात है। और कुछ अन्य जो नेशनल पार्क हैं जैसे माधव नेशनल पार्क, कूनो पालपुर नेशनल पार्क और भोजपुर वेटलैंड, तो ये यहाँ है। और आइए देखते हैं अब इसके बारे में। लोकेशन इसका देख लिया। तो ये मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिलों की उत्तरी सीमा पर स्थित है। ये राजस्थान से सटे 368.62 किलोमीटर 142.32 वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ है। एक हथियार गिर शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र में स्थित है। इसे वर्ष 1974 में अधिसूचित किया गया और 1984 में अभ्यारण्यों की सूची में जोड़ा गया। चंबल नदी अभ्यारण्य से होकर बहती है। इसे 2 भागों में विभाजित करती है। इसकी स्थलाकृति देखें तो इस वन्य अभ्यारण्य की विशेषता इसकी विविध कलाकृति है, जिसमें पहाड़ियाँ, पठार, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध का जलग्रहण क्षेत्र शामिल है। अभ्यारण्य में ऐतिहासिक, पुरातात्विक और धार्मिक महत्व के कई स्थान हैं, जैसे चौरासीगढ़, चतुर्भुजनाथ मंदिर, भड़का जी शैलचित्र, नरसिंहझार, सिंगलाजगढ़ किला और तक्षकेश्वर मंदिर आदि। यहाँ की वनस्पतियों में तो यहाँ पाई जाने वाली प्रमुख वनस्पतियों में खैर, सलाई, करधई, धावड़ा, तेंदू और पलाश हैं। जीव जंतुओं में चिंकारा, नीलगाय और चित्तीदार हिरण जैसे शाकाहारी जानवर और भारतीय तेंदुआ, धारीदार लकड़बग्घा और सियार जैसे मांसाहारी जानवर इस क्षेत्र में अच्छी संख्या में पाए जाते हैं। इसमें मगरमच्छ, मछली, ऊदबिलाव और कछुओं की भी अच्छी खासी आबादी है। आइए देखते हैं हमारा अगला आर्टिकल। तो हमारा अगला आर्टिकल महत्वपूर्ण कच्चा माल अधिनियम या क्रिटिकल रॉ मटेरियल एक्ट के बारे में है। आइए देखते हैं। यूरोपीय संघ संसद ने अभी हाल ही में क्रिटिकल रॉ मटेरियल एक्ट के पक्ष में मतदान किया है। तो ये क्या होता है? तो ये महत्वपूर्ण कच्चे माल यूरोपीय संघ के लिए उच्च आर्थिक महत्व के कच्चे माल हैं, जिनके स्रोतों की एकाग्रता और अच्छे किफ़ायती विकल्पों की कमी के कारण आपूर्ति में व्यवधान का उच्च जोखिम है। CRM अधिनियम लिथियम, कोबाल्ट, निकल और दुर्लभ पृथ्वी और मैग्नीशियम सहित 30 महत्वपूर्ण कच्चे माल की एक सूची की पहचान करता है। इस अधिनियम के उद्देश्य तो इसमें यूरोपीय यूनियन की CRM आपूर्ति बढ़ाने और विविधता लाएं और पुनर्चक्रण सहित परिपक्वता को मजबूत करना है। संसद दक्षता और विकल्पों के विकास और अनुसंधान और नवाचार का समर्थन करना है। घरेलू क्षमताओं के लिए 2030 तक मानक निर्धारित करना है और अधिनियम की रणनीतिक कच्चे माल मूल्य श्रृंखला और यूरोपीय संघ की आपूर्ति विविधताकरण के लिए इन मानकों को निर्धारित करना है। निष्कर्षण के लिए यूरोपीय संघ की वार्षिक खपत का कम से कम 10%, प्रसंस्करण के लिए यूरोपीय संघ की वार्षिक खपत का कम से कम 40% और पुनर्चक्रण के लिए यूरोपीय संघ की वार्षिक खपत का कम से कम 15% और यूरोपीय संघ की वार्षिक खपत का 65% से अधिक किसी तीसरे देश से नहीं। ये अधिनियम यूरोपीय संघ के महत्वपूर्ण कच्चे माल परियोजनाओं के लिए अनुमति प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करते हुए प्रशासनिक बोझ को भी कम करेगा। इसमें आपूर्ति श्रृंखला में लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम CRM आपूर्ति श्रृंखला निगरानी और तनाव परीक्षण को मजबूत करता है और रणनीतिक स्टॉक का समन्वय करता है और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों का उत्पादन करने वाली बड़ी कंपनियों पर जोखिम तैयारी दायित्व भी निर्धारित करता है। संपूर्ण यूरोपीय संघ की अर्थव्यवस्था के लिए CRM की सूची के अलावा ये रणनीतिक कच्चे माल को भी सूचीबद्ध करता है, जो हरित, डिजिटल, रक्षा और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए उपयोग की जाने वाली रणनीतिक प्रौद्योगिकियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हमारा अगला आर्टिकल P7 हेवी ड्रॉप पैराशूट प्रणाली के बारे में है। तो कुछ इस तरह का ये दिखता है।
आइए देखते हैं। तो 7 हेवी ड्राफ्ट पैराशूट सिस्टम को अभी हाल ही में एक बड़ा ऑर्डर मिला है, जो सशस्त्र बलों की पैरा ड्रॉपिंग क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उठाया गया एक अच्छा कदम है। P7 हैवी ड्राफ्ट पैराशूट प्रणाली के बारे में, यह एक अन्य पैराशूट प्रणाली है जिसका उपयोग मुख्य रूप से विमान से भारी उपकरण, वाहन और आपूर्ति को गिराने के लिए किया जाता है। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। इसकी विशेषताएं के तो इसमें क्या विशेषताएं होंगी, तो ये लगभग 500 किलोग्राम वजनी पैराशूट को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों मतलब जोखिमपूर्ण परिस्थितियों में भी भारी माल की सुरक्षित डिलीवरी भी कर सकता है। और इसमें एक मंच और एक विशेष पैराशूट प्रणाली भी शामिल है जो सशस्त्र बलों की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने का भी वादा करती है। इसमें 8 मुख्य छतरियां लगी हैं, जिसमें 3 एक्सट्रैक्टर पैराशूट, एक ड्रग पैराशूट और इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल सिस्टम का भी पैराशूट लगा है। ये 8500 किलोग्राम की अधिकतम भार वहन क्षमता और 7000 किलोग्राम की अनुमत पेलोड सीमा के साथ सिस्टम 260 से 400 किलोग्राम प्रति घंटा की ड्राफ्ट गति पर काम करता है। लैंडिंग गति 7 मीटर प्रति सेकंड है और पुनः प्रयोज्य भी हो सकता है 5 बार काम कर सकता है। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन C-17 और C-130 और भारतीय वायुसेना के अन्य कार्गो विमानों सहित विभिन्न विमानों पर निर्बाध एकीकरण की अनुमति देता है, जो तैनाती में बहुमुखी प्रतिभा प्रदान करता है। हमारा अगला आर्टिकल लेप्टोस्पाइरोसिस के बारे में है। तो ये लेप्टोस्पाइरोसिस अगर इसको सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो कुछ इस तरह फायर जली हुई जंजीर के जैसा दिखता है, मतलब गर्म जंजीर। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो अभी उड़ीसा में लेप्टोस्पाइरोसिस बीमारी से जूझ रहा है, जिससे अब तक राज्य में लगभग 6 लोगों की मौत हो चुकी है। ये क्या है, तो ये एक संभावित घातक जूनोटिक जीवाणु रोग है। यह रोग लेप्टोस्पाइरा इंटररोगंस या लेप्टोस्पाइरा नामक जीवाणु के कारण होता है। यह गर्म आर्द्र देशों और शहरी और ग्रामीण देशों के क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। ये जानवरों में होने वाला एक संक्रामक रोग है, लेकिन कभी कभी पर्यावरणीय परिस्थितियों में ये मनुष्यों में भी फैल सकता है। जैसे कोई जानवर किसी फल सब्जी के संपर्क में आता है तो उसके बाद वो मनुष्य खा लेता है तो मनुष्य को भी हो जाता है। तो बीमारी के इसमें वाहक जंगली या घरेलू जानवर हो सकते हैं, जिसमें कृंतक, मवेशी, सुअर और कुत्ते शामिल हैं। रोग संचरण का चक्र आमतौर पर संक्रमित जानवरों के मूत्र में लेप्टाइरा के स्राव से शुरू होता है। अमेरिकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र के अनुसार संक्रमित जानवर कुछ महीनों तक, लेकिन कभी कभी कई वर्षों तक अपने आसपास बैक्टीरिया का उत्सर्जन जारी रख सकते हैं। लेप्टोस्पाइरोसिस के 2 चरण में हो सकता है। इसका पहला चरण के बाद इसमें बुखार और ठंड लगना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, उल्टी और दस्त जैसे लक्षण दिखाई देते हैं और रोगी को कुछ समय के लिए ठीक भी हो सकता है, लेकिन फिर से बीमार हो सकता है। यदि दूसरा चरण होता है तो ये अधिक गंभीर होता है। इसमें व्यक्ति को किडनी या लीवर फेलियर या मेनिनजाइटिस हो सकता है। इसका उपचार तो इसका इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से किया जा सकता है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ट्रेल गार्ड AI कैमरा के बारे में है। ट्रेल गार्ड AI कैमरा, तो ये मध्य प्रदेश में कान्हा पेंच कॉरिडोर पर स्थापित ट्रेल गार्ड AI कैमरा अलर्ट सिस्टम वन्यजीव अधिकारियों के लिए काम आएगा। ये पतले उपकरण हैं जिन्हें पेड़ों के पत्तों के भीतर स्पष्ट रूप से स्थापित किया जा सकता है, मतलब पत्तों में ये छुपा दिए जाते हैं। और एक पेन, इसकी विशेषताओं में तो ये एक पेन के आकार का होता है जो 13.8 सेंटीमीटर लंबा और 1.4 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसमें एक अन्य संचार इकाई से जोड़ा गया है जो एक नोटपैड के आकार का है। सिस्टम में एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है जिसे रुचि की विशिष्ट प्रजातियों को तस्वीरें लेने का निर्देश दिया जा सकता है। ये अविश्वसनीय रूप से छोटा है। कैमरे का सिर निष्क्रिय अवरक्त सेंसर के साथ केवल एक व्यक्ति की तर्जनी के आकार के बराबर में है। इस विशेष रूप से मनुष्यों या रुचि की प्रजातियां शेर, बाघ,
चीता को पकड़ने के लिए सेट किया जा सकता है। यदि कैमरा सेल फोन टावरों की सीमा के भीतर किसी स्थान पर स्थित है तो ये 30 सेकंड के भीतर तस्वीरें भेज सकता है। यदि ये सीमा से बाहर है तो ये एक लंबे प्रोटोकॉल पर भरोसा कर सकता है जिसमें 3 से 10 मिनट तक का समय लग सकता है। इस प्रणाली में एआई तत्व या एम्बेडेड एआई जैसे तकनीकी के रूप में जाना जाता है। ये है कि कैप्चर की गई प्रत्येक छवि या तस्वीर को प्रसारित करने के बजाय कैमरा केवल वन अधिकारियों की रुचि की तस्वीरें ही भेजता है जो उन्हें सुझाई गई होती हैं वन अधिकारियों द्वारा। उत्पादक को एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संस्था रिजॉल्व द्वारा विकसित किया गया था जिसमें ऑपरेटिव एआई प्रोसेसर इंटेल की मायरिड चिप है। हमारा अगला आर्टिकल समुद्री प्रहरी के बारे में है। तो समुद्री प्रहरी ये भारतीय तटरक्षक जहाज समुद्र प्रहरी वर्तमान में आसियान देशों को शामिल करते हुए एक विदेशी मिशन पर तैनात है। ये एक भारतीय तटरक्षक जहाज है जिसे विशेष रूप से प्रदूषण नियंत्रण के लिए डिजाइन किया गया है। ये दक्षिण पूर्व एशिया में अपनी तरह का पहला प्रदूषण नियंत्रक पोत है। ये विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में तेल रिसाव को कम करने के लिए एक उन्नत प्रदूषण प्रतिक्रिया और नियंत्रण उपकरण से सुसज्जित है। इसमें तेल रिसाव के भंडारण के लिए टैंक और इन्फ्लेटेबल बार्ज है। ये जहाज 500 KL की भंडारण क्षमता के साथ निर्बाध रूप में तेल पुनर्प्राप्ति कार्य करने में सक्षम है। इस जहाज को 2 इंजन वाले उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को संचालित करने और चेतक हेलीकॉप्टर को संचालित करने और चढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। विशेष सुविधाओं में एक एकीकृत प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणाली, पावर प्रबंधन प्रणाली, उच्च शक्ति बाहरी अग्निशमन प्रणाली और अग्निशमन प्रणाली के साथ एक स्वदेशी गन माउंट शामिल है। जहाज में मानव रहित मशीनरी संचालन क्षमता है। ये आसियान और ये देखते हैं आसियान के बारे में कुछ मुख्य तथ्य। तो ये दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन देशों का एक संगठन आसियान है। ये एक क्षेत्रीय समूह है जिसकी स्थापना 1967 में बैंकॉक घोषणा पर हस्ताक्षर के साथ हुई। इसका संस्थापक देश या सदस्य तो इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड है। वर्तमान में आसियान में कुल 10 देश हैं जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम है। ये अंतर सरकारी सहयोग को बढ़ावा देता है और अपने सदस्यों और एशिया के अन्य देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा, सैन्य, शैक्षिक और सामाजिक सांस्कृतिक एकीकरण और की सुविधा प्रदान करता है। इसका सचिवालय तो आसियान का सचिवालय जकार्ता, इंडोनेशिया में स्थित है। हमारा अगला आर्टिकल TTP आधारित साइबर अपराध जांच के बारे में है। आइए देखते हैं। तो IIT कानपुर ने अभी हाल ही में TTP आधारित साइबर अपराध जांच ढांचा विकसित किया है। TTP क्या है? तो TTP का मतलब तकनीकी और प्रक्रिया है, रणनीति, तकनीकी और प्रक्रिया है। यह साइबर सुरक्षा पेशेवरों द्वारा खतरे को विकसित करने और साइबर हमलों में संलग्न होने के लिए एक खतरे वाले अभिनेता द्वारा उपयोग किए जाने वाले व्यवहार, प्रक्रियाओं, कार्यों और रणनीति का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द है। TTP आधारित साइबर अपराध की जांच ढांचे के बारे में, तो ये अपराध निष्पादन जीवन चक्र में साइबर अपराधियों के संचालन के तरीकों को पकड़ने का एक उपकरण है। इसे IIT कानपुर में iHub, NTIHSC फाउंडेशन, C3 द्वारा नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम एनाम ICPS के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के समर्थन के द्वारा विकसित किया गया है। यह ढांचा साइबर अपराधों को ट्रैक करने और वर्गीकृत करने के मामले को सुलझाने के लिए आवश्यक सबूतों की श्रृंखला की पहचान करने की, अपराधियों को दोषी ठहराने के लिए सबूतों को फ्रेमवर्क पर मैप करने में मदद करता है। प्रौद्योगिकियों की एक अनुमानित अपराध निष्पादन पथ पर बना सकती है और उपयोगकर्ताओं द्वारा प्राप्त कीवर्ड के सेट के आधार पर अपराध पथ का सुझाव भी दे सकती है कि अपराध कहाँ किस जगह से किया है, इसकी भी जानकारी लगाने में ये मदद करेगा।
ये विभिन्न अपराधों में प्रयुक्त कार्यप्रणाली ऑपरेशन का तरीका की तुलना भी कर सकता है और उपयोगकर्ताओं की भूमिका का प्रबंधन कर सकता है और अपराध पथों के लिए गतिविधि को ट्रैक कर सकता है। मतलब अपराध उसने क्या योजना बनाई, उसकी तकनीकी क्या थी और उपयोगकर्ता की भूमिका इसमें प्रबंधन किस हिसाब से किया गया है और अपराध पथों के लिए जो गतिविधि को जो ट्रैक किया है, जो सॉफ्टवेयर यूज किया है, उसका भी पता लगाने में ये सक्षम है। ये अत्यधिक प्रभावी हो सकता है क्योंकि ये जांच के लिए जाने वाले रूपों और तरीकों की संख्या को सीमित कर सकता है। मुख्य रूप से अपराधियों के टीटीपी पर निर्भर करता है, जिसमें साइबर अपराधियों को सटीक और त्वरित सजा मिल सके। हमारा अगला आर्टिकल जूनो अंतरिक्ष यान के बारे में है। जूनो अंतरिक्ष यान ये नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने जूनो मिशन को बृहस्पतिवार के करीब 53वीं उड़ान पूरी की और एक गैस विशाल के ज्वारमुखीय चंद्रमा आयो से आगे निकल गया और दोनों के आश्चर्यजनक फ्रेम को एक साथ कैद कर लिया। जूनो एक बृहस्पति के निकट ध्रुवीय ऑर्बिटर का संक्षिप्त रूप है। इसे 2011 में लॉन्च किया गया था। जूनो अंतरिक्ष यान शुरू में हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह की 5 साल की यात्रा पर निकला था। अपने प्राथमिक मिशन के अंत में अंतरिक्ष यान के उद्देश्य विकसित हुए और ये जोवियन चंद्रमाओं के फ्लाईबीज के साथ एक पूर्ण बृहस्पति प्रणाली एक्सप्लोरर से परिवर्तित हो गया। इसका लक्ष्य तो बृहस्पति की उत्पत्ति और विकास को समझे और एक ठोस ग्रही कोर की तलाश करे और चुंबकीय क्षेत्र का नक्शा बनाए, गहरे वातावरण में पानी और अमोनिया जैसी गैसों को मापे और अरोरा का निरीक्षण करे। ये इसके लक्ष्य हैं। मून आयो क्या है? तो आयो सौर मंडल में सबसे अधिक ज्वालामुखीय रूप से सक्रिय दुनिया है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी है पूरे ब्रह्मांड में और इसमें सैकड़ों ज्वालामुखी हैं जो अक्सर पिघले हुए लावा और सल्फ्यूरिक गैसों के साथ फूटते हैं। ये पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा बड़ा है और इसका व्यास हमारे ग्रह का लगभग 1/4 है। यह ज्वारीय रूप से बृहस्पति से घिरा है और जिसका अर्थ है कि चंद्रमा का एक पक्ष हमेशा ग्रह के सामने रहता है। इसे अपनी धुरी पर घूमने और बृहस्पति के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग 1.8 पृथ्वी के दिनों के बराबर लगता है। इसका वातावरण बहुत पतला है जो मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड से बना है, लेकिन जोवियन चंद्रमाओं की सबसे दिलचस्प विशेषताओं में से एक इसके ज्वालामुखी हैं। जूनो मिशन ने 2007 के बाद वैज्ञानिकों को आयो पर सबसे नज़दीकी नज़र डालने का मौका दिया और ये इस साल के अंत में और 2024 की शुरुआत में भी नज़दीकी उड़ान के दौरान चित्र और विज्ञान डेटा को एकत्र करना जारी रखेगा। हमारा अगला आर्टिकल एंटीलियन प्रजाति के बारे में है। तो आइए जानते हैं। अभी हाल ही में केरल के एक शोध टीम ने 2 नई एंटीलियन प्रजातियों की खोज की जिनका नाम है नेमोलियन घोसी और नेमोलियन मैंडाइसिस। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो ये 2 नई मृग प्रजातियां यूरोप्टेरा क्रम के मायरमेले ओडिंटे परिवार से संबंधित हैं। एंटीलियन आमतौर पर गड्ढे बनाने की अपनी आदत के लिए जाने जाते हैं। ये केवल कुछ एंटीलियन जेनेरा के लार्वा चरण अपनी शिकार रणनीति के रूप में ढीली सूखी मिट्टी और शंक्वाकार गड्ढों का निर्माण करते हैं। नेमोलियन के लार्वा गड्ढे नहीं बनाते हैं, सतह के नीचे ढीली मिट्टी में रहते हैं जहां से वे सीधे धूप, हवा और बारिश में सुरक्षित रहते हैं। एंटीलियंस को उनके लंबे अलग एंटीना द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है। ये पूर्वी क्षेत्र से पहली बार जीनस नेमोलियन की सूचना मिली है। एक केरल में रिपोर्ट की गई 5वीं और 6वीं एंटीलियन प्रजाति है और भारत से 125वीं और 126वीं प्रजाति है। ये दुनिया भर में पाए जाते हैं और मुख्यतः ये शुष्क रेतीले क्षेत्रों में मिलते हैं और ये शोध वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSIR की वित्तीय सहायता से आयोजित किया गया था। आइए जानते हैं हमारा अगला आर्टिकल संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने प्रदर्शन कला के
विभिन्न क्षेत्रों में 84 कलाकारों को एक बार का संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किया है, तभी ये चर्चा में आया है। तो आइए देखते हैं। एक प्रदर्शन कला के क्षेत्र में प्रदर्शन करने वाले कलाकारों के साथ साथ शिक्षकों और विद्वानों को दिया जाने वाला एक राष्ट्रीय सम्मान है। इसके प्राप्तकर्ताओं का चयन अकादमी की सामान्य परिषद द्वारा किया जाता है और अकादमी की सामान्य परिषद में इन विषयों के प्रतिष्ठित संगीतकार, नर्तक, थिएटर कलाकार और विद्वान और भारत सरकार, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से नामांकित व्यक्ति शामिल होते हैं। इसके सम्मान में 1 लाख रुपए और की नगद राशि के अलावा एक ताम्रपत्र और अंग वस्त्र दान दिए जाते हैं। ये पुरस्कार 75 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय कलाकारों को सम्मानित करने के लिए गठित किया गया था, जिन्हें अब तक अपने करियर में कोई राष्ट्रीय सम्मान नहीं दिया गया है। राष्ट्रीय संगीत नाटक अकादमी के बारे में मुख्य तथ्य, तो ये भारत की संगीत, नृत्य और नाटक की राष्ट्रीय अकादमी है। इसे शिक्षा मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा डॉक्टर पीबी के साथ बनाया गया था। राज मन्नार इसके पहले अध्यक्ष बने। इसकी स्थापना 1953 में संगीत, नृत्य और नाटक के रूपों में व्यक्त करने और भारत की विविध संस्कृति की विशाल अमूर्त विरासत के संरक्षण और प्रचार के लिए की गई थी। वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय है और अकादमी के अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है। ये अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है। तो आज के हमारे आर्टिकल समाप्त हुए। थैंक यू, धन्यवाद।